स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। और हम पॉलिटी का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हम उसे समझ रहे हैं। अभी हम पूरी तरीके से सिलेबस के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं। जब मैं बोलूँगा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपका कंपनी जो 1600 से जो अंग्रेज़ कंपनी आए थे, कुछ हम पार्ट वहाँ से देखेंगे और उसके बाद हम 1773 के बाद से हम अपना स्टार्ट कर देंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हम और यहाँ से हम देखेंगे 1947 तक भारत का संविधान किस प्रकार से निर्माण जो होता है उसमें इसकी क्या भूमिका है। तो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो हम पिछले क्लास में हम देखे थे, मैंने आपको बता भी दिया था कि हम अगला जो क्लास होगा आपका लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या होगा हम उसे पढ़ेंगे। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है? सिर्फ मात्रात्मक अंतर होता है। आपसे अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, तो एक क्षण में उत्तर देना तो आप ये बोल सकते हैं कि मात्रात्मक अंतर होते हैं। अब इसे डिफाइन करने के लिए क्या हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी भी संविधान में लिखित अंश अधिक हो। गौर करेंगे यहाँ पे, लिखित संविधान में, किसी भी संविधान में लिखित अंश यानी लिखा हुआ ज़्यादा हो यानी अधिक हो एवं अलिखित अंश कम हो तो उसे क्या कहेंगे? लिखित संविधान कहते हैं। अगर इसका जस्ट विपरीत कर देते हैं, अगर लिखित कम हो तथा अलिखित अंश अधिक हो तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। देखिए, आज तक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि लिखित संविधान जिसमें लिखा हुआ है, अलिखित संविधान जिसमें नहीं लिखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ दोनों में रहता है। लिखित संविधान में क्या है कि लिखा हुआ ज़्यादा मिलता है और अलिखित में क्या होता है कि लिखित जो होता है वो कम होता है। तो आप समझ गए होंगे मात्रात्मक अंतर होता है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या होता है? मात्रात्मक अंतर होता है। आप समझ गए। अब हम इसको हम कोर एरिया को समझ लेते हैं कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। तो लिखित संविधान, इसमें लिखित अंश अधिकतम होता है। लिखित संविधान में क्या होता है? लिखित संविधान में इसमें लिखित अंश अधिकतम होता है तथा अलिखित न्यूनतम होता है। अगर हम वही बात करते हैं अलिखित संविधान में, अलिखित अंश अधिक होता है तथा लिखित अंश न्यूनतम होता है। स्पष्ट है, आपको मैंने समझा भी दिया पहले। दूसरा देखते हैं निर्मित होता है। तो लिखित संविधान जो होता है वो आपका निर्मित होता है। तो भारत का संविधान तो निर्माण किया गया है ना, निर्मित संविधान है। ये तो ऐसा तो नहीं कि सिंधु सभ्यता से जब हम इतिहास को देख रहे हैं उस समय क्या नियम था, फिर मेडाइवल में क्या नियम था, है ना, मध्य मध्य जो शताब्दी था उसमें क्या नियम था, है ना, फिर मॉडर्न में देखते हैं क्या नियम था, तो उसको हम फॉलो थोड़ी करते आ रहे हैं। हमने आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमने संविधान को निर्माण किया है, उसको लिखित संविधान को निर्माण किया है। तो जब कोई भी संविधान अगर निर्माण होता है तो उसके लिए लिखित संविधान के लिए क्या होता है? एक संविधान सभा होना चाहिए। तो हमारे संविधान सभा का गठन कब हुआ, एक कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरा अलिखित संविधान में क्या? अलिखित संविधान विकसित होता, ये क्या बात है? विकसित इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो परंपरा से चला आ रहा है नियम, जो राजा महाराजा जो शुरुआत से जो चला हुआ आ रहा है तो लोग उसी को मान लेते हैं। जो संविधान विकसित हो रहा है तो उसे लिखने के लिए संविधान सभा की क्या ज़रूरत है? वो उसको मान लिया गया है। इतना समझ गए होंगे ना आप। संविधान सभा की जरूरत नहीं होती, यह परंपरा रूप से चली आ रही होती है। निर्मित, अगला है क्या? लिखित संविधान निर्मित होने के लिए लागू होने की तारीख होती है, अर्थात अधिनियमित होती है। तो अधिनियमित कहाँ से होती है मैंने आपको बताया भी था। और निर्मित, अगर कोई संविधान हो रहा है, उसको निर्माण कर रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको लागू नहीं करेंगे। तो निर्माण के लागू होने की तारीख होती है। जैसे कि हमारा संविधान बनकर के कब तैयार हुआ? हमारा संविधान जो है कि 2 साल में बन करके, 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और एक समय लागू कर दिया गया था। वो लागू का डेट क्या है वो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। कुछ कुछ सवाल मैं देता रहूँगा ताकि आपकी जिज्ञासा उससे बढ़ती रहे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अलिखित संविधान में निर्मित होने तथा लागू होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अर्थात किसी भी प्रकार का अधिनियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे लिखा भी है। आगे क्या है? लिखित संविधान में क्या होता है? लिखित संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की जो जितनी भी प्रकृति होती है सभी विकल्प पाई जाती है। तो लिखित संविधान में निहित होती है कि किसी भी देश का, अगर किसी भी देश का लिखित संविधान है तो उस देश का राज्य व्यवस्था उसमें निहित होती है। जैसे कि हम भारत को देखते हैं तो भारत में क्या है? एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, अर्ध संघात्मक है। तो हम इसे देखेंगे कि एकात्मक का रूप कब लेता है, संघात्मक का रूप कब होता है, और संघात्मक का रूप कब लेता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपातकाल के समय भारत क्या हो जाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति शासन के समय भारत क्या हो जाता है, आप समझ सकते हैं। मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा जब मैं पूरी तरीके से सिलेबस में मैं अब प्रवेश कर जाऊँगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलिखित संविधान में ईश्वरीय राज्य व्यवस्था की कोई प्रकृति नहीं होती है, अर्थात ये क्या होती है? एकात्मक होती है। जहाँ अलिखित संविधान होता है ना तो वो क्या होता है? एकात्मक होता है। जहाँ लिखित संविधान होता है तो एकात्मक भी होता है, संघात्मक भी होता है, अर्ध संघात्मक होता है, कई कई देश में एकात्मक। अब ये देखिए अपवाद है। अब यहाँ पे अपवाद तो इसको आप देख सकते हैं। तो भारत एकात्मक और संघात्मक का रूप है, अर्धसंघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है, भारत की राज्य व्यवस्था कैसा है? अर्धसंघात्मक है। इसे आप देखते चलेंगे। अगर जहाँ लिखित संविधान है, न्यायपालिका की शक्ति विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक से ज़्यादा व्यापक होती है। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका की जो शक्ति होती है विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक ज़्यादा व्यापक होती है। कैसे? तो अगर मान लेते हैं कि विधायिका कोई काम करती है, कोई संविधान में चेंज करना चाह रही है, तो न्यायपालिका यहाँ पहुँची, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये संविधान में ये नियम लगा रहे हो, गलत है, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये प्रकार की यहाँ व्यवस्था होती है। अगला क्या है? अलिखित संविधान में न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ होती है एवं विधायिका पावरफुल होती है। अलिखित संविधान में, जैसे ब्रिटेन इसका उदाहरण है। संविधान में संशोधन कठोर एवं लचीला मिला जुला रूप होता है। भारत में क्या है? कठोर भी है, लचीला भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। अलिखित संविधान में संशोधन सरल रूप या लचीले रूप से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लिखित संविधान का एग्जाम्पल कौन कौन सा देश है और अलिखित संविधान का एग्जाम्पल में कौन कौन सा देश है, तो हम उसको देख लेते हैं। कुछ फैक्ट भी हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, उदाहरण के लिए लिखित संविधान अमेरिका है। अमेरिका के बारे में एक फैक्ट है, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? छोटा संविधान है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, छोटा संविधान, छोटा लिखित संविधान अमेरिका का ही है, और लेकिन कठोर संविधान है। कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है, याद रखेंगे। श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका का बात करते हैं, सबसे लचीला संविधान है। तो दो सवाल, सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे लचीला संविधान किसका है? श्रीलंका का है। श्रीलंका का पहले हम किस नाम से जानते थे? सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन। इस पर डच ने कब्जा कर लिया था, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया भी था। जापान, जापान दूसरा क्या है? जापान। जापान के बारे में क्या फैक्ट है? एशिया में पहला लिखित संविधान है। नेपाल, तो आप देख लिए लिखित और भी देश है तो आप गूगल से
सर्च करके देख सकते हैं और किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। जो जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं मैंने उसी को इसमें समाहित किया है। और लिखित संविधान में आपका ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। तो आप लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से सवाल बनेगा आपका, तो मैंने यहाँ पे बनाने का आपको प्रयास किया है। तो ठीक है, अगला टॉपिक आपका है संघात्मक एवं एकात्मक सरकार या संविधान। संविधान सरकार एक ही हम देख सकते हैं। देश की सर्वोच्च विधि आपका संविधान होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, याद रखेंगे। अगला देखते हैं संघात्मक एवं एकात्मक सरकार संविधान क्या है, तो हम देख लेते हैं। किसी भी देश का संविधान एकात्मक हो, किसी भी देश का संविधान अगर एकात्मक है तो वहाँ की सरकार का गठन कैसा होगा, एकात्मक सरकार का गठन होगा ना, बिल्कुल सही, ये स्वाभाविक सी बात है। तथा संविधान अगर संघात्मक हो तो सरकार का गठन संघात्मक ही होगा। स्पष्ट है, आप समझ के कि किसी भी देश का संविधान एकात्मक हो तो वहाँ का सरकार एकात्मक ही गठन होगा, तथा संविधान अगर संघात्मक हो तो सरकार संघात्मक। अब देखिए, अभी आप टेंशन मत लीजिए कि एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो मैं इसके सारा डिटेल करूँगा आगे, इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। अब हम पहले बात करते हैं संघात्मक का। संघात्मक पहले हम उठाते हैं। संघात्मक सरकार का लक्षण क्या है, इसे आप समझते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार और प्रांतीय या राज्य सरकार, जो भी बोले आप, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार एक दूसरे पर सहयोग की भावना में रहती है। कैसे, तो आप विचार कीजिए इसके ऊपर। जैसे कि राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में सदस्य जो जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, राज्यसभा राज्य से ही चुन के जाते हैं। और वो क्या करते हैं यार, सेंट्रल में बैठ करके, केंद्र में बैठ के क्या करते हैं, राज्यों के हित में काम करते हैं। तो इतना आप समझ गए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। तो संघात्मक सरकार में क्या होता है, केंद्र की शक्ति अलग होती है और राज्य की शक्ति अलग होती है। आप समझ गए। एवं संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होता है। इस प्रकार के देश में कठोर संविधान होना चाहिए। तो अब संघात्मक सरकार का लक्षण हम देख रहे हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पर सहयोग की भावना में रहती है और केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत में भी है। तो भारत संघात्मक है, यह आपके मन में सवाल उठ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो नहीं, भारत संघात्मक हम पढ़ते हैं, परंतु भारत असंघात्मक है। एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप है। तो हम समझेंगे किस प्रकार से, कल के लेक्चर में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघात्मक सरकार में पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वाभाविक सी बात है कि जो संघात्मक सरकार जो होती है, पृथक मतलब अलग 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 से क्या होता है, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है तथा संविधान सर्वोच्च होता है। संघात्मक सरकार वाले देशों में संविधान सर्वोच्च होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा और ये सवाल कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे व्यवस्था कैसा होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। आप देख रहे हैं द्विसदन वाली व्यवस्था है। राज्य में देख लीजिए विधानसभा और विधान परिषद। कितने राज्य में, मेरा सवाल है आपसे, कितने राज्यों में विधान परिषद है, और आप मुझे कमेंट में करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, संघात्मक सरकार में द्वैध सरकार की व्यवस्था होती है। द्वैध सरकार क्या होता है, मैं इसे इतिहास में अच्छे से डिस्कशन करूंगा और पॉलिटिक्स के संदर्भ में, जो पॉलिटिक्स के संदर्भ में डिस्कशन करूंगा मैं, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। बस इतना आप समझ के चलिए कि संघात्मक सरकार में द्वैध सरकार की व्यवस्था होती है। तो अगर इसको एक शब्दों में हम पिरो के देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी देश का
संघात्मक सरकार का जो लक्षण की हम बात करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? लक्षण की बात करते हैं, केंद्र तथा राज्य एक दूसरे पे सहयोग की भावना में रहती है तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, और यहाँ पे जो लिखित संविधान की व्यवस्था होती है, और साथ साथ में हम बात करते हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और संघात्मक वाली सरकारों में देश संविधान सर्वोच्च होता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत, किस व्यवस्था के अंतर्गत? संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो अभी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ब्रिटेन में तो एकात्मक है, ये भी आप सोच सकते हैं ना कि हम देखेंगे, और हम यहाँ पे संघात्मक में द्विसदनात्मक की बात हो रही है, तो भारत में तो दोनों है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, तो कैसे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत में एक अलग प्रकार से संघात्मक व्यवस्था है। तो ठीक है, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो मैंने इसको समझा दिया, संघात्मक एकात्मक सरकार क्या होता है, और सरकार संघात्मक सरकार का लक्षण क्या होता है, मैंने वो भी बता दिया। क्या संघात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लाभ है, कुछ अच्छाई भी है, तो हम उसको देख लेते हैं कि संघात्मक सरकार की विशेषता क्या है, उसकी लाभ क्या है, उसकी अच्छाई क्या है ना। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ बात हो रही है, यह ज़्यादा व्यापक सरकार होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश एक देश है, एग्जाम्पल मैं आपसे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हम संघात्मक व्यवस्था को ला दें, क्या संघात्मक व्यवस्था यहाँ पे संभव, क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देश के मुकाबले में तो बहुत छोटा हो जाएगा ना ये, है ना। भारत के मुकाबले हम देख लेते हैं कितना छोटा पड़ेगा ये। तो एवं संघात्मक सरकार वाले देशों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व पाई जाती है, साथ साथ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो होता है, जो जो बड़े बड़े जो देश होते हैं, वहाँ पे सरकार जो है कि संघात्मक अगर है तो यह बहुत व्यापक सरकार होती है। तो व्यापक क्या होता है कि राज्यों को भी देखती है और ज़िलों को भी देखती है। ज़िले के अंदर गांव होती है, गांव के अंदर क्या होता है? मुखिया होता है, सरपंच होता है। तो लोगों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है इसमें, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होती है। इस प्रकार की इसकी संघात्मक सरकार वाले देशों में ये विशेषता है, उसका लाभ है। एकात्मक में ऐसा व्यवस्था नहीं है, वो छोटे क्षेत्र में सीमित होती है। तो आप एक बात बताइए कि हम क्या करते हैं, एकात्मक व्यवस्था हम करते हैं, तो क्या आपको अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना होगा तो क्या आप बना लेंगे? ठीक है, बना लेंगे। तो क्या पूरे में लागू हो पाएगा? लोगों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा? लोगों का महत्वाकांक्षाएं पूरा हो पाएगा? मान लेते हैं कि हम भारत में एकात्मक व्यवस्था लागू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अलग व्यवस्था है, केरल की अलग व्यवस्था है, मद्रास की अलग व्यवस्था है, तमिलनाडु की अलग व्यवस्था है। क्या एक ही प्रकार का हम नियम बना करके लोगों को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आगे देखते हैं। संघात्मक सरकार में सरकार का निरंकुश होने की संभावना नहीं देखी जाती है। अब यहाँ पे सरकार, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, और भी यहाँ सरकार है। तो क्या केंद्र सरकार को निरंकुश होने के लिए दे सकती है? तुरंत कंट्रोल करेगी। परंतु एकात्मक वाली सरकार में क्या होता है कि एक ही सरकार है, एक ही सरकार है, तो इसका मतलब क्या? सरकार तो अपने मनमानी करेगी ना, कोई इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो वो सरकार तो निरंकुश तो होगी ही। क्योंकि संघात्मक सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्योंकि प्रांतीय सरकार मतलब राज्य का सरकार केंद्र सरकार पर नियंत्रण एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो कैसे निरंकुश हो जाएगी? अब किस प्रकार से नियंत्रण रखती है? तो राज्य अपना जो है कि राज्यसभा में अपना सदस्य को भेजता है, और ये राज्यसभा जो है देखता है कि केंद्र के द्वारा किस राज्य के प्रति, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश का कोई राज्य का सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में बैठा हुआ है, तो राज्यसभा का
लोकसभा का बिल इसमें आता है और राज्यसभा का बिल इसमें जाता है। तो आप जानते ही होंगे, इतना तो आपने पॉलिटी पढ़ा ही होगा ना। तो क्या उत्तर प्रदेश के प्रति ये कानून सही है जो लोकसभा पारित की है, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा गई है? तो वो व्यक्ति देखता है ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो वो मना करता है, तो नियंत्रण करता है। तो किस प्रकार से ज़बरदस्ती केंद्र के द्वारा लगाया जा सकता है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यही है यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो यहाँ पे संघात्मक वाली सरकार में जो होता है कि निरंकुश नहीं देखा, निरंकुश होने की भावना नहीं उत्पन्न होती है। अगला क्या है आपका कि संघात्मक सरकार वाले देशों में कानून नीतियाँ पूरे देश के लिए एक ही बनाई जाती है। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, संघात्मक सरकार वाले देशों में कानून नीतियाँ पूरे देश के लिए एक ही बनाई जाती तथा क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र के आधार पर कानून बनाती है। देखिए मेरी बात गौर से समझिएगा। अभी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग कानून, राज्य के केरल के लिए अलग कानून। ये बात तो ठीक है, होता भी है और देख भी रहे होंगे। तो जो संघात्मक वाले सरकार में कानून और नीतियाँ पूरे देश के लिए एक ही बनाया जाता है, बिल्कुल। इसके साथ साथ में क्षेत्रीय सरकार को यानी प्रांतीय सरकार को क्षेत्र के आधार पर कानून बनाती है। मान लेते हैं कि कोई एक कानून बना दी पूरे भारत के लिए। अब एक कानून जो है बिहार के लिए अच्छा कानून नहीं है, तो ये कानून तो रहेगी ही रहेगी, एक कानून तो रहेगी। और उसके बाद सरकार बिहार सरकार, राज्य सरकार जो भी एक अलग कानून बनाती, हालांकि मान्यता इसी को मिलता है। हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम संघात्मक सरकार की विशेषताएं पढ़ लिया, अच्छाई पढ़ लिया, लाभ पढ़ लिया। अब इसकी कुछ कमियां देख लेते हैं, कमियां किस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, जिससे लोगों में एकता की भावना में कमी देखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे कथन के रूप में सवाल पूछता है कि दोहरी नागरिकता एकात्मक एकात्मक की व्यवस्था है, तो आप क्या बोलेंगे? ये कथन सही है या गलत है? आप बताइएगा। संघात्मक वाले सरकारों में दोहरी नागरिकता की प्रवृत्ति होती है, जिससे क्या होता है, एकता की भावना कमी होती है। जैसे कि यूएसए की बात कर लेते हैं हम। अगर कोई व्यक्ति यूएसए का है, अमेरिका का है, उससे आप पूछेंगे कहाँ का नागरिक है, तो आप बोलेगा अमेरिका का नागरिक है। अगर फिर बोलेगा कैलिफोर्निया का नागरिक है ना, तो अलग अलग बोलेगा हम यूएसए का भी नागरिक हैं, कैलिफोर्निया का भी नागरिक है। तो क्या हुई, एकता की भावना की कमी देखी जा रही है। अगर हम वही भारत की बात करते हैं, पूछेगा आपका कहाँ का नागरिक है, तो बोलेंगे भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बिहार का नागरिक हैं। हाँ, बिहार का निवासी हैं ये कह सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक हैं और बिहार का नागरिक है, ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। परंतु जहाँ पे संघात्मक, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो फिर कैसे यहाँ पे एकल नागरिकता है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भारत में अलग प्रकार से व्यवस्था है, दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरदर्शिता सोच वाले थे। वो उस समय रह करके भविष्य में आने वाली दिक्कतों को वो उस समय पहले लिख करके वो चले गए। ठीक है, तो आप समझ गए। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद होते हैं। इस प्रकार संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाता है। अब देखिए केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद होते हैं। अमेरिका में ले लो आप, यूएसए और यूएसए किसी स्टेट में विवाद होता रहता है। और यहाँ पे क्या, संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाती है। भारत में क्या ऐसा है, इसके ऊपर कंट्रोल भी है और ये भी, इसका भी किसी के ऊपर कंट्रोल है ना। तो इस प्रकार के भारत में व्यवस्था है। आगे देखते हैं
पूरे देश में एक ही कानून एवं नीतियाँ नहीं होती है। संघात्मक वाले देशों में संघातक पूरे देश में एक समान कानून एवं नीतियाँ नहीं होती है। इस प्रकार देश में खर्च अधिक होती है, निर्णय लेने में विलंब होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई घटना घट गई पूरे देश स्तर पर संघातक वाले सरकार में, तो क्या होगा कि बंद करें या फिर ओपन रखें। अमेरिका बात करते हैं, बंद कर देंगे, पूरे अमेरिका को बंद किया जा रहा है, तो कोई राज्य होगा बोलेगा नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा। कहीं और राज्य में हुआ तो आप वहाँ वाले देखें, तो ये विवाद होते रहता है, निर्णय लेने में विलंब होता है संघातक वाले सरकारों में। अब हम बात करने जा रहे हैं एकात्मक सरकार का लक्षण। एकात्मक सरकार का मतलब क्या होता है? एक सरकार। अभी आप संघात्मक सरकार को पढ़े हैं तो संघात्मक सरकार से इसको तुलना करते हुए चलिएगा, तब आपको संघात्मक सरकार और राज्य एकात्मक सरकार में आपको डिफरेंट भी पता चलेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब हम बात करते हैं एकात्मक सरकार का लक्षण क्या है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। क्यों? हम बात करते हैं ब्रिटेन का। देखिए, ब्रिटेन में राज्य तो है, राज्य सरकार नहीं है। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक सरकार है। यहाँ पे राज्य है, राज्य का कोई सरकार नहीं है, तो शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस प्रकार के देश में राज्य एवं एक ही सरकार होता है, देश में एक राज्य एवं एक ही सरकार होता है तथा सभी शक्तियाँ एक के ही पास मौजूद हो। जैसे कानून बनाना होगा, नीति निर्माण करना होगा एवं इसके क्रियान्वयन करने का अधिकार सिर्फ एक सरकार के पास होती है। एग्जाम्पल के लिए जापान, फ्रांस और ब्रिटेन। समझ गए? क्या है एकात्मक सरकार? एक ही सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि एकात्मक सरकार की विशेषता, अच्छाई और क्या है लाभ, हम दोनों देखेंगे। तो एकात्मक वाले देश में केंद्र एवं राज्य की विवाद की स्थिति भी कभी भी नहीं पाए जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि केंद्र एकात्मक वाली सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार होती है ना, राज्य तो होती, राज्य सरकार कभी नहीं होता है, तो क्यों विवाद होगा? सिंपल सी बात है। एवं इस प्रकार के देश में एकात्मक नागरिकता होता है। अब आप सोचेंगे कि भारत में भी तो एकात्मक नागरिकता, क्या भारत भी एकात्मक है? तो भारत कभी एकात्मक भी रूप ले लेता है, भारत कभी संघात्मक और अर्धसंघात्मक तीनों का मिला जुला रूप है, दोनों का, एकात्मक संघात्मक का मिला करके अर्धसंघात्मक बना है। अब एकात्मक सरकार में देश में नागरिकता पाई, एकल नागरिकता पाई, जो इसके प्रमुख लक्षण है। एकात्मक वाले देशों में एकल नागरिकता पाई जाती है, तो इसके प्रमुख लक्षण है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, इसे आप पढ़ते हुए चलेंगे। और इससे एकता की भावना उच्च रहती है। ऐसे कि भारत, मैं भारत का नागरिक हूँ, सभी लोग बोले, कितना एकता की भावना आई ना। तो भारत में एकल का भी और संघात्मक का भी व्यवस्था है, दोनों का व्यवस्था है। मैं, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति होगा, बोलेगा मैं ब्रिटेन का आदमी, मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, है ना। इस प्रकार से आपातकाल के समय बेहतर सरकार साबित होती है। ये एकात्मक में क्या होता है? आपातकाल के समय यह बेहतर सरकार साबित होती है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक ही सरकार होता है, तो इस प्रकार के देश में कम खर्चा होता है और साथ साथ में इस प्रकार के देश के में निर्णय लेने की समान नीतियाँ और कानून होती है और निर्णय करने की शक्तियाँ तीव्र होती है, क्योंकि यहाँ एक ही सरकार है। अब मेरी बात गौर से समझिएगा। एक सरकार, अब यहाँ पे जो भी मैंने आपने पढ़ा है मैं इसको समझा रहा हूँ। आपातकाल, जैसे कि इमरजेंसी लागू हो गया, कोई राज्य, जैसे अमेरिका जैसा कोई देश नहीं है, तो अमेरिका जैसे में आपातकाल हुआ तो क्या होगा? अमेरिका बंद करना चाह रही है तो कोई राज्य है उसको हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं लगाने दूंगा। ब्रिटेन में क्या है, फ्रांस में क्या है, जापान में क्या है कि आज से आपातकाल है तो है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि एक ही सरकार है, राज्य बहुत है, एक ही सरकार है और पूरे देश में
सरकार एक ही सरकार कानून बनाते थे। इससे क्या होगा, कम खर्चा होगा। भारत में ले लेते हैं, भारत में क्या है कि भारत है, केंद्र में अलग कानून, राज्य का अलग कानून, जिला का अलग कानून और ग्राम का अलग कानून। तो कितना सारा खर्चा हो रहा है। लेकिन अंतर भी तो है, एकात्मक में प्रतिनिधित्व तो लोगों का नहीं हो पाता है, एकात्मक में लोगों का महत्वाकांक्षाएं पूरा नहीं हो पाती है, और संघात्मक ये सब व्यवस्था होती है। दोनों में क्या अंतर है, आप उस बात को समझ भी रहे होंगे। निर्णय करने की शक्ति तीव्र होती है क्योंकि यहाँ एक ही सरकार है, समझ गए। अब हम एकात्मक सरकार की सीमाएं देख लेते हैं। एकात्मक सरकार की सीमाएं क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। एकात्मक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं होता है। एकात्मक सरकार जो होता है वो ज़्यादा व्यापक नहीं होता, अर्थात इसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अभी अभी आपने पढ़ा संघात्मक में वो ज़्यादा व्यापक होता है, पूरे देश, पूरे बड़े क्षेत्रफल का जो देश होगा उसमें। ये छोटा सा देश में ही, जैसे कि उत्तर प्रदेश इतना देश है जहाँ पे एकात्मक लागू कर सकते हैं। तो एकात्मक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, अर्थात इसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस कारण से यह जनसंख्या विविधता तथा बड़े क्षेत्र वाले देशों में सफल नहीं हो पाती है। जो जनसंख्या के माध्यम से जो जनसंख्या के दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से, और जो बड़े क्षेत्र जो देश होंगे वहाँ पे एकात्मक सरकार फेल कर जाएगी। और इस प्रकार के देशों में निरंकुशता की भावना भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ कोई राज्य सरकार नहीं होती है। तो अभी आपने संघात्मक में क्या पढ़ा कि वहाँ निरंकुशता की भावना नहीं होती। क्यों? केंद्र को नियंत्रित राज्य भी करती है और केंद्र जो है राज्य का भी नियंत्रण करती है। एकात्मक में ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही सरकार है, इसको कौन दबाएगा। यहाँ पे निरंकुशता भी देखी जाती है, यहाँ पे संभावना भी बनी रहती है। आप समझ गए एकात्मक सरकार की सीमाएं, एकात्मक सरकार संघात्मक सरकार क्या होता है। दोनों में डिफरेंट करते हुए चलिएगा, दोनों में जस्ट मैंने उसका अपोजिट मैंने लिखा है, तो दोनों को आप समझ जाइएगा। आगे देखते हैं क्या है। चलिए, समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था आपका पॉलिटी का, वो मैंने समाप्त कर दिया है। एक बात मैं आपसे और लोगों को कहूँगा कि देखिए, हमारे वीडियो जो है मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो इसे आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा लंबा भी हमारा वीडियो नहीं होता है और ज़्यादा बड़ा नोट्स भी नहीं मैं बनाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ कि मैं आपको इस प्रकार से मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप उसका PDF देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक होता है। PDF का आप लिंक ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक होता है, तो टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, PT को भी हम लेकर के चलेंगे और चल भी रहे हैं, और मेंस को भी लेकर के चलेंगे। और जो संभावित जो सवाल जो बनने का है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना है, मैं उसे भी करवाऊँगा। और प्रीवियस ईयर्स का जितने भी आज तक पॉलिटी से सवाल आए हैं 1990 से लेकर के 2023 तक, 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सारा का प्रीवियस क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने उपलब्ध होऊंगा मैं जल्द से जल्द। बस इसे आप लोग हमारी मदद कीजिए, लोगों को पढ़ाइए कि हमारे यूट्यूब चैनल जो नया चैनल है अभी, इसको आगे ले जाना आप ही लोग का काम है। बस आपका ही चैनल है, इसे आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। जितने भी आपके मित्र दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे सारा मटेरियल जो आप कहेंगे, जिस मटेरियल की बात आप करेंगे, वो मैं आपके सामने उपलब्ध करवाऊँगा। मैं उसे उपलब्ध करवाऊँगा या नहीं, बल्कि उसको मैं पढ़ा करके समझा करके मैंने आपको उसको PDF में आपको दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलते हैं एक नई वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। बाय।